हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष छात्रे और जैसे कि आपने अभी थंबनेल पर देखा, आज हम अपना क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले मैं ये चैप्टर आपका तकरीबन आधा हो चुका है। आज हम इसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके वीडियोस की जो सभी वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आपके स्क्रीन पे एक आइकन आ रहा होगा, मैंने वहाँ पर भी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो चलता हूँ एक्सरसाइज करने, आपसे मिलूंगा बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का हमारा टॉपिक है द रेन ऑफ टेरर। इससे पहले मैंने सभी टॉपिक्स कवर किए हैं, उन सभी टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोस भी मैंने सेपरेट बनाई हुई है। आप जिस टॉपिक में भी आपको जिसकी प्रॉब्लम है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। जिससे प्रीवियस वीडियो थी वो चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि इसमें एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था इस चैप्टर का वो कवर किया था। मैंने इसकी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, एक सेपरेट वीडियो। फ्रांस एवोल्यूशन मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। इससे पहले क्या था, फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनी थी। हमारा जिससे पहला टॉपिक था 1791 को। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक। इसमें क्या था, इसमें फ्रांस जो है वो राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र बन चुका था। और हमने पढ़ा था कि फ्रांस कौन सी डेट में यानी गणतंत्र रिपब्लिक हुआ था, वो थी सबसे इंपॉर्टेंट डेट इस चैप्टर की 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बन गया था। अब ये डेट अभी याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस था वो रिपब्लिक बन गया था। और इससे पहले जो वहाँ का 36 स्टेट्स के लोग थे, उन्होंने नोबल्स के खिलाफ अपना विद्रोह दिखाया था। उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग से कॉस्ट्यूम भी बनाई थी, जिसमें वे स्ट्रिप्ड लोअर पहनते थे, यानी ट्राउजर्स, जो कि अलग थे स्नीचीज से, यानी हाफ स्नीचीज थे, यानी घुटनों तक की स्नीचीज जो लोग नोबल्स पहनते थे, वहाँ के जो सेकंड स्टेट के लोग थे उनसे अलग था। उन्होंने उनकी शक्ति को कम करने के लिए उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह जाहिर किया था, जिससे इन्होंने अपने एक क्लब भी बनाया था, जिनका उनका नाम दिया था उन्होंने जैकोबिन। जिस क्लब का जो उनका लीडर था, उस जैकोबिन्स क्लब का लीडर कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इस नाम को भी आप याद रखेंगे। ये जैकोबिन्स क्लब का लीडर था, जो कि थर्ड स्टेट के लोगों का था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सभी अपना विद्रोह दिखाते हैं। और जो वहाँ का राजा था लुई 16, रिपब्लिक बनाने के बाद जो लुई 16 को ये देशद्रोह के जुर्म में फांसी तक ले जाते हैं। यानी लुई 16 जो वहाँ का राजा था उसे फांसी हो जाती है। उसे फांसी कौन सी डेट को होती है, उसे देशद्रोह के जुर्म में होती है। ऑन 21 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। ये वो स्थान है जहाँ पर इसे फांसी दी जाती है। ये नाम भी आप याद रखेंगे, जो से यह मैंने आपको सभी पिछली वीडियो में बताए थे। उसे फांसी कब हुई थी, 21 जनवरी 1793। कौन सा स्थान था, डी ला कॉनकॉर्ड। यहाँ पर इस स्थान पर इसे फांसी पर लटका दिया गया था। कौन से जुर्म में, ट्रीजन। ट्रीजन का क्या मतलब होता है, ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और जो उसकी वाइफ थी यानी कि लाइफ पार्टनर, उसको भी मैरी एंटोनी। ये एक नाम है, आप जैसे चाहे भाई देखो इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। अजीब से तो ये नाम है, ऊपर से ना प्रोनाउंस भी करना है, तो ये प्रोनाउंसिएशन का जो काम है मैं आप पर ही छोड़ रहा हूँ। ये लुई 16 की वाइफ थी मैरी एंटोनी। इसका भी वो ये सर हुआ था बेचारी का, यानी इसको भी फांसी पर लटका दिया था बाद में। और जो वोट देने का अधिकार था, उन्होंने जो जैकोबिन्स क्लब के थे, उन्होंने वहाँ पर रिपब्लिक बनने के बाद नया कानून लागू हुआ था, जिसमें जो 21 से बड़े उम्र के लोग थे या 21 से के जितने उम्र के लोग थे वे वोट करते थे विदाउट वेल्थ, यानी उन पर संपत्ति हो या ना हो वे वोट के अधिकार थे। लेकिन जो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में जो नियम था उसमें क्या था कि 25 ईयर्स या उससे अबाव एज के लोग ही वोट डाल सकते थे। और जो एक मजदूर के 3 दिन का जितना वेतन होता है, अगर उसके बराबर जो टैक्स भरते हैं वे वोट डाल सकते थे। लेकिन जैकोबिन क्लब्स के विद्रोह करने के बाद जो लुई 16 वहाँ का राजा था, उसको एक तरह से मारने के बाद वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बनानी, रिपब्लिक होने के बाद 21 से उम्र के बड़े लोग वोट डाल सकते थे, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। ये एक नया नियम वहाँ पर बना था। चलिए अब आगे देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है द रेन ऑफ टेरर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक राज। टेरर मतलब आतंक और रेन मतलब राज। चलिए देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793, ये कौन सा ईयर था जिसमें वहाँ के लुई 16 राजा को फांसी पर लटकाया गया था। यानी द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। ये जो इस पीरियड के दौरान था, यानी 1793 से 1794 का जो बीच का पीरियड था,
इसे एक तरह से रेफर किया था द रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक राज, यानी एक आतंक का राज का काल, यानी इस समय यहाँ पर आतंक का राज था, यानी पूरी तरह आतंक फैला हुआ था चारों तरफ इस पीरियड में। रोबर्सपियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट्स। रोबर्सपियर कौन है, मैंने आपको भी बताया ऊपर, इसका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर। मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर कौन थे, वे थे जैकोबिन क्लब के लीडर। फॉलोड ए पॉलिसी सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें ये सभी जो इनके सभी कार्यक्रम थे उनको कंट्रोल करते थे और उसी के हिसाब से नियम बनाए थे, यानी इन्हें अन्य नियम अपने आप बना लिए थे, क्योंकि राजा को मारने के बाद एक तरह से यही जैकोबिन क्लब के जो इनके पास ही राजगद्दी एक तरह से आ गई थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग नियम बनाए थे और उन कानून को पालन करने के लिए पनिशमेंट भी देते थे जो इनके नियमों का पालन नहीं करता था। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ये जिन लोगों को भी एनिमीज यानी दुश्मन समझते थे, रिपब्लिक यानी गणतंत्रता का दुश्मन समझते थे, जो इनके खिलाफ विरुद्ध खड़े होते थे, उन सभी को क्या करते थे एक्स नोबल्स एंड कैलर्जी पनिशमेंट देते थे। जैसे कि एग्जांपल है एक्स नोबल्स, जो कि एक्स नोबल्स थे यानी पुराने जो नोबल्स थे हमारे सेकंड स्टेट के, और कैलर्जी यानी फर्स्ट स्टेट के, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स। जो नोबल्स थे कैलर्जी थे वे इनके मेथड से सहमत नहीं थे, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग थे। इन्हें कुछ नोबल्स को कैलर्जी को विशेषाधिकार प्राप्त थे, ये नहीं चाहते थे कि थर्ड स्टेट के लोगों को भी प्राप्त हो, तो इसलिए जो रोबर्सपियर थे उन्होंने अपने नियम बनाए और जो भी इनके गणतंत्रता के खिलाफ यानी जो इनके रिपब्लिकन के खिलाफ खड़े होते थे जैसे कि नोबल्स और कैलर्जी, उन सभी को पनिशमेंट देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी पार्टी में थे और खुद इनके मेथड से सहमत नहीं थे, उन्हें क्या करते थे, उन्हें अरेस्ट कर लेते थे, वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होता है, न्यायालय। उनको अरेस्ट करके उन्हें जेल ले जाकर उनके ऊपर विद्रोह न्यायालय में उन पर जो है कानूनन कार्रवाई होती थी। इफ द कोर्ट फाउंड इफ द कोर्ट फाउंड द गिल्टी दे वर गिलिटाइंड। इसका क्या मतलब है, अगर वे गिल्टी यानी वे अगर दोषी पाए जाते थे तो उन्हें गला काटकर फांसी दी जाती थी, यानी उन्हें मार दिया जाता था। गिलोटाइंड का मतलब ये यहाँ पर, द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स। एक सेकेंड, जो एक गिलोटिन है ये क्या है, एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ दो पोल्स, यानी इसमें एक तरीके से दो खंबे बने हुए हैं। 1 सेकेंड, गिलोटिन में एक तरह से आप ऐसे समझिए दो खंबे खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक बेंच है जिसमें एक हल्का सा होल है। मैं आपको भी हल्का हल्का एक आइडिया देता हूँ बनाकर। 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर एक जो गला काटने की, यहाँ पर जो व्यक्ति का जिसका भी गला काटना था उसका अपना गला रख देता है। अब आपने पुराने पिक्चरों में बहुत सारी मूवीज में ऐसी काटने की डिवाइस देखी होगी, तो आपको आइडिया होगा लगभग, क्योंकि तकरीबन बहुत जो पुरानी इतिहास में पिक्चर बनती है वहाँ पर ऐसे होती है। ऊपर एक बहुत ही बड़ी एक आयरन की एक तरह से शीट डाल दी जाती है, जिसे छोड़ते ही यहाँ पर जो व्यक्ति अपना गला रखता है उसका कट दिया जाता है। इसको एक गिलेटिन डिवाइस बोलते हैं। आप इसको गूगल पर सर्च करके इसका फोटो देख सकते हो। कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन इज बी हेडेड, जिस एक ब्लेड होता था जिसकी सहायता से एक व्यक्ति का गला काटा जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। डॉक्टर गिलोटिन ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था। हाँ, इस फांसी देने की जो डिवाइस बनाई थी ये डॉक्टर गिलोटिन ने बनाई थी। अब मैं ये बात आप पर छोड़ता हूँ कि इन्होंने सही काम किया इसको इन्वेंट करके या अच्छा काम नहीं किया, ये आप सोचिए। चलिए अब आगे देखते हैं। रोबर्सपियर्स गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब इसका सीलिंग का क्या मतलब होता है, सीलिंग का मतलब होता है एक सीमा, यानी जो रोबर्सपियर थे इन्होंने गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग, इन्होंने जो वेजेस थे यानी के प्राइसेस जो इन्हें खाने के लिए जो इन्होंने दाम फिक्स कर दिए थे, यानी सीमा बांध दी थी अपने किसानों से जो ये खाद्य पदार्थ लेते थे या उन्हें जनता में बांटते थे, उनकी उन्होंने एक तय सीमा बांध दी थी। मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड, जो मीट थी यानी खाने के सामान थे वो राशनों की दुकान पर बिकने लगे थे। peasants were forced to transport their grain to cities and sell it at the prices fixed by the government। जो रोबर्सपियर थे उन्होंने प्राइसेस फिक्स कर दिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया किसान थे वे अपने ट्रांसपोर्ट के अपने जो खाद्य पदार्थ थे उनको ट्रांसपोर्ट कर से शहरों में बेचते थे, लेकिन उन सभी के दाम गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए थे, यानी उससे न ज़्यादा ऊपर के दाम ये में बेच सकते थे ना ही कम में खरीद सकते थे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन,
जो वहाँ का वाइट फ्लोर का जो यूज़ था, यानी एक तरह से सफ़ेद मैदा जो आटा था उसका जो यूज़ करने का यूज़ था उसे वहाँ पर बंद कर दिया गया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट, यानी कि बात ये थी कि जो रोबर्सपियर है उन्होंने सभी के दाम फिक्स कर दिए थे और जो ये चाहते थे सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट हो रहा था और बाकी की जो इन्होंने पाबंदी लगा दी थी वो लोगों को नहीं मिल रहा था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डे एगलाइट, यानी इक्वल वैरायटी, यानी कि सभी को एक तरीके का समान खाना खाना पड़ता था, यानी भोजन लेना पड़ता था। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, इसका क्या मतलब है होल व्हीट का? इसका मतलब है एक तरह से साबुत गेहूं से एक तरह से बनी समती रोटी, यानी एक तरह से साबुत गेहूं को पीसकर एक तरह से इक्वल समान रोटी बनाना। यानी वहाँ पर एक कुछ इन्होंने नियम लागू किए जो सभी लोगों को फॉलो करने थे, इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते थे, जो भी गवर्नमेंट कहती थी उन्हें वही खाना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। इक्वालिटी वाज आल्सो सोट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अब इसका क्या मतलब है? उनके भाषण में, उनके संबोधन में भी इक्वालिटी आ गई थी, यानी समानता आ गई थी। जो वे चाहते थे सिर्फ वही स्पीचेस देनी पड़ती थी, यानी एक तरह से सब कुछ सीमाएं में बांध दिया गया था। स्पीचेस भी सीमित थी, यानी एक तरह से इक्वल स्पीच देनी पड़ती थी, यानी समान जो भी उनके द्वारा बनाई गई होगी या कही गई होगी। एड्रेस यानी संबोधन भी इक्वालिटी एक तरह से इक्वल तरीके से ही करना पड़ता था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सेयर, ये फ्रांसीसी वर्ड है, आप इसको भी भाई जैसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं कर सकते हो। इसका मतलब होता है सर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि जो ब्रिटिश लैंग्वेज है। एंड मैडम, यानी कि मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर हैंसफोर्थ सिटोयन एंड सिटोयन सिटीजन्स, यानी जो वहाँ पर सर और मैडम कहने का एक तरह से जो परंपरागत नियम था, ये तो सर इन्होंने हमारे इंग्लिश में डिस्कस करने के लिए बताया। जो फ्रांस में सर को संबोधित करने के लिए वर्ड कौन सा था? ये मॉन्सेयर, यानी ये व्यक्ति को संबोधित करने के लिए ये वर्ड बोला जाता था। और ये मैडम की जगह ये वाली स्पेलिंग इन्होंने आकर इन सभी को बंद कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने कहा कि सभी वीमेन और मैंस को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? मैन को तो किया जाएगा सिटोयन से, मैन को किया जाएगा सिटोयन से संबोधित, और जो वीमेन है यानी यहाँ पर औरतें हैं उन्हें किससे संबोधित किया जाएगा? सिटोयन से, यानी सिटीजन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी क्या क्या बदला हुआ है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से एक पेंसिल लेकर नोटबुक लेकर इसको मार्क कर ले। चर्चिस वर शट डाउन एंड दे आर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसर्स। जो वहाँ के चर्चिस थे, यानी कि एलर्जी वाले ग्रुप के जो लोग थे, क्योंकि इनसे टैक्स वसूलते थे, तो उन्होंने गुस्से में चर्चिस थे वहाँ के उन्हें शट डाउन यानी उन्हें बंद करवा दिया था, उन पर ताला लगवा दिया था। बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थे वो उनकी एक तरह से ऑफिसेज के रूप में बन गए थे, यानी उन्होंने कब्जा कर अपने ऑफिसेज बना लिए थे। आगे देखते चलिए। रोबर्सपियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन। जो रोबर्सपियर थे इन्होंने अपनी पॉलिसीज को इतने सख्ती से लागू किया कि वहाँ के जो इनके खुद के सपोर्टर्स थे उन्होंने डिमांड कर दी मॉडरेशन, यानी त्राही, यानी वो भी जिसके खुद के सपोर्टर्स थे वो भी इससे परेशान आ चुके थे। इन्होंने इतनी सख्ती से अपने नियमों को लागू कराया। अरे जब भाई खाने पर भी एक तरह से पाबंदी बांधी, बोलने की, संबोधन करने की, सब पर इन्होंने लिमिट बांधी, इससे जो भी ये चाहे सिर्फ वो ही करना होगा, तो आदमी तो परेशान होएगा ही ना। वही चीज़ है यहाँ पर भी। फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794, यानी रिपब्लिक नियम के तहत जो वहाँ का कोर्ट था उसने जुलाई 1794 में अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। जो रोबर्सपियर को अरेस्ट का हुक्म दिया, यानी उसे गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ जुलाई 1794 को, और ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन, और इस बेचारे को भी गिलोटिन यानी उसी डिवाइस पर ले जाकर गला काट दिया गया, यानी इसकी भी हत्या कर दी गई। तो आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही। इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर आपको देखने में प्रॉब्लम आती है। इस सभी वीडियोस के रिलेटेड लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सभी डिटेल्स दी हुई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आपका काम इतना है, सिर्फ आप इसे 5 मिनट खुद से रिवाइज कर लीजिए, आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इसे रिवाइज करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।